हेलो यशोदा फैमिली, आज आप सभी के साथ फिर से उसी अवेयरनेस क्रिएट करने के मिशन पे हैं डॉक्टर ज्ञान भारती के साथ, जो कि हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट में। सर, कैंसर पेशेंट्स एंड इन जनरल जो भी पल्मोनोलॉजी रिलेटेड चीजें होती हैं उन सब प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए बहुत ही फेमस हैं। सो आई थिंक बचपन से हम सब ये जानते हैं सर कि जिंदगी जीनी है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सांस लेना। सांस लेने के लिए हमें अपने फेफड़ों का ध्यान रखना चाहिए और आज उसी की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी सर, क्या है पल्मोनोलॉजी और पल्मोनोलॉजिस्ट का क्या रोल है? पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं वो लंग्स के डॉक्टर होते हैं। लंग्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि क्रॉनिक कॉफ, स्पूटम प्रोडक्शन, सांस लेने की दिक्कत, इसके अलावा छाती में पानी भर जाना, बलगम से ब्लड आना या फिर कैंसर डिटेक्ट होना, इन सब से रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, लंग्स के स्पेशलिस्ट इसको ट्रीट करते हैं। सर, ये जानना चाहूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके लोग आपके पास आते हैं? जैसा कि अब ये कोविड के बाद का जो टाइम है, हमें एक्चुअली अब समझ में आया है कि पहले हल्की सी खांसी आती थी तो हम भागते हुए फिजिशियंस के पास जाते थे या खुद ही एक दवाई ले लेते थे। कोविड ने अलर्ट किया है कि आपको अपने लंग्स का ध्यान रखना है। एक बुरा वक्त था बट कुछ सिखा कर गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोविड के बाद लोग क्या लंग्स की प्रॉब्लम लेकर आपके पास आते हैं? अगर आप स्पेसिफिकली कोविड के बाद की बात करें तो ज़्यादातर कोविड के बाद बहुत से लोग जो कि हॉस्पिटलाइज थे या इवन घर पे भी थे, उनको लंग्स फाइब्रोसिस की बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जिसमें लंग्स में हार्डनिंग हो जाती है लोअर साइड में। लंग्स फाइब्रोसिस की वजह से क्रॉनिक कफ का होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होना और इन जनरल जो है एक थकान, एक वीकनेस लगना, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम लोग लेकर के आते हैं। अचानक से जो पेशेंट बिल्कुल ठीक थे, जो कि हेल्दी थे, उनको सडनली ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। इसके अलावा कुछ लोगों की ये भी कंप्लेन थी कि कोविड के बाद हमारी इम्यूनिटी इतनी लो हो गई कि हमें जल्दी जल्दी जुकाम और खांसी हो रही है। तो कोविड के बाद मोस्टली यही प्रॉब्लम्स लेकर के लोग आते हैं मेरे पास। सर, ये तो हो गया कि लोग क्या इश्यूज लेकर आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कॉमन लंग इश्यूज और डिजीजेस क्या हैं? देखिए, कॉमन लंग इश्यूज जो हैं हमारी कंट्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ होती है क्रॉनिक कॉफ या एलर्जिक कॉफ, जो जनरल सभी के साथ होता है कि मुझे एलर्जी की वजह से बार बार कॉफ हो जा रहा है। राइट। इसके अलावा इन्फेक्शंस की बात करें तो इन्फेक्शंस में हमारे कंट्री में एक जो बहुत कॉमन क्रोनिक प्रॉब्लम है वो ट्यूबरकुलोसिस। ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रीवलेंट है ट्यूबरकुलोसिस, जिसके सिम्टम्स बहुत ही वेग से होते हैं कि वीकनेस आ रही है, फीवर हो रहा है और आपका वेट लॉस हो रहा है और बहुत लेट जाकर के चीज़ें डिटेक्ट होती हैं। इसके अलावा एलर्जी में ब्रोंकियल एस्थमा, जिसको हम दमा कहते हैं नॉर्मल टर्म में, वो बहुत कॉमन है और उसके कई सारे वेरिएंट हैं, जिसका पता लगाना सही टाइम पे बहुत ज़रूरी है और उसके लिए पल्मोनोलॉजिस्ट ही एक ऐसा पर्सन है जो आपको बता सकता है। सीओपीडी की बीमारी जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली डस्ट, फ्यूम्स, केमिकल्स इनके संपर्क में रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो बीमारियां थोड़ी लेस कॉमन है, जैसे कि आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस और लंग कैंसर, ये थोड़ी सी रेयर प्रॉब्लम्स हैं। सर, जैसा कि सीओपीडी मैं आपसे काफी सुनती हूँ इन जनरल भी जब भी बात होती है। क्या है सीओपीडी सर, बेसिक अगर लोगों को बताना चाहें? सीओपीडी सांस की नलियों की सूजन की प्रॉब्लम है। सांस की नलियों का सूजन जब अंदर से होता है, इसका मतलब सांस की नलियां जो है सिकुड़ जाती हैं। जब भी सीओपीडी होता है, ज्यादातर ये एक्वायर प्रॉब्लम है। एक्वायर प्रॉब्लम का मतलब है कि इसके लिए पेशेंट ज्यादातर खुद जिम्मेदार होता है। मोस्टली ये स्मोकर्स में होता है। हमारे यहाँ विलेज पॉपुलेशन ज़्यादा है। विलेज पॉपुलेशंस के अंदर बीड़ी का स्मोकिंग बहुत कॉमन होता है और उसकी वजह से सीओपीडी का कॉम्पोनेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट्स, इनको परसिस्टेंट सांस की दिक्कत रहती है, क्रॉनिक कफ रहता है और स्पूटम प्रोडक्शन रहता है। और सबसे खराब बात जो सीओपीडी की है, वो सीओपीडी एक इरिवर्सिबल डिजीज है। मतलब जितना आपने डैमेज सिगरेट और बीड़ी पी करके कर लिया है, वो डैमेज जो है वो रिवर्सिबल नहीं होगा। रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है जो हेल्दी है, हम उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते कि जो स्मोकिंग पर्सन है वो स्मोकिंग छोड़ दे। सर, एक चीज और जो मैं पर्सनली भी आजकल बहुत ज्यादा देख रही हूँ अपने नोन्स में, सर हमेशा ही कहा जाता है कि लंग्स उनके खराब होते हैं जो या तो स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, जो हमने हमेशा से सुना है। बट कुछ लोगों को ये चीज बिना स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के भी होती है, जिसको हम सॉर्ट ऑफ लिवर सिरोसिस कहते हैं, बिगनिंग ऑफ लिवर एंड लिवर जहाँ खराब होना शुरू होता है। सर, क्या रीजन है? क्या ये जेनेटिक भी होता है?
बिल्कुल जेनेटिक होता है। बहुत सारी लंग्स की प्रॉब्लम है जो जेनेटिक हैं, जो अभी रिसेंट रिसर्चेस में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जैसे सीओपीडी को भी बोला जाता है कि अब ये जेनेटिक इसका प्रेडिस्पोजिशन है। अगर आप स्मोकर नहीं भी हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ परसेंटेज ऐसा होता है जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, लाइक फीमेल्स हैं, लाइक कुछ यंगर हैं जिनको कोई भी स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं, बट उनको भी सीओपीडी डिटेक्ट होता है। तो ये माना जा रहा है अभी भी कि ये जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है। इसके अलावा अदर एस्थमा का एक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन जनरल लोग ही बता देते हैं आकर के कि जी हमारी फैमिली में ये चल रहा है, तो इसलिए हमें भी, मुझे लगता है कि ये हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। इसके अलावा कैंसर्स का भी ऐसा है कि प्रेडिस्पोजिशन जेनेटिक है। इसके अलावा जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन के अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लंग्स को अफेक्ट कर सकती हैं, लाइक कुछ डाइट, जैसे बहुत से लोग बहुत स्पाइसी डाइट या बाहर का खाना बहुत खाते हैं, तो वो केमिकल्स ही हैं जो कि आपके पेट में जा रहे हैं। वो केमिकल्स डायरेक्टली भले ही आपके लंग्स में ना जा रहे हो, बट इनडायरेक्टली वो आपको अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अननोइंगली ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लाइक डाई फैक्ट्री है, या फिर जो कारपेंटर्स हैं, या जो ऐसे लोग हैं रबर फैक्ट्री के, सीमेंट फैक्ट्री के लोग हैं, जो इन जनरल तो ऑफिस वर्क करते हैं, बट उनको एक्सपोजर कहीं ना कहीं रहता है, तो वो उनको बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि मुझे प्रॉब्लम कैसे होगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के इफेक्ट्स जो हैं वो हैं। आपने एक हमने डाइट की बात कर ली, एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स की बात कर ली, और एक जेनेटिक फैक्टर, ये तीन चीजें मोस्ट कॉमन। सो एक चीज और बहुत ही आई थिंक ऐसा क्वेश्चन जो हर इंसान के दिमाग में होता है, क्या लंग डिजीज क्योरेबल है या रिवर्सिबल है, या सिर्फ इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं आगे खराब ना होने से? देखिए कुछ इसमें डिफरेंशिएशंस हैं। जैसे इन्फेक्शंस जो हैं, इन्फेक्शंस तो कम्प्लीटली क्योरेबल है, वो चाहे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो, चाहे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो, या किसी भी तरह के इन्फेक्शंस, वो कम्प्लीटली क्योरेबल हो सकता है, बशर्ते कि बहुत लेट प्रेजेंटेशन उसका ना हो। उसमें भी एक ये है चीज़ कि बहुत लेट नहीं आना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि अगर ट्यूबरकुलोसिस भी है इन जनरल बहुत आसानी से ठीक होने वाली प्रॉब्लम है, बट लेट पेशेंट आता है तो कई बार वो एमडीआर में ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन्फेक्शंस की जहाँ तक बात है वो बहुत आसान है ट्रीट करना। सीओपीडी एक, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये इट इज नॉट रिवर्सिबल डिजीज, वो भी एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है, बट जो बची हुई चीजें, बचे हुए लंग्स को हम सेव करने की कोशिश कर सकते हैं। एस्थमा एक रिवर्सिबल डिजीज है, कंप्लीटली कंट्रोल्ड डिजीज है, लेकिन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पब्लिक का कि क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं। तो बेसिक प्रॉब्लम है कि एस्थमा के जो एक्सर्बेशंस होते रहते हैं बॉडी में, चूंकि एलर्जी आपको है तो वो होंगे, बट कंप्लीटली ये कंट्रोलेबल डिजीज है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें जैसे लंग कैंसर है, लंग कैंसर अगर हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो फिर भी ये स्टेज 1 में क्योरेबल माना जाता है, जो कि हमारे कंट्री में क्या बाहर भी ये ऐसा होता नहीं है। जनरली पेशेंट प्रेजेंट करता है स्टेज 2, स्टेज 3 या इवन स्टेज 4 में। ILDs भी अर्ली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी अर्ली ऑनसेट अगर है, अगर आपने उसको डिटेक्ट कर रखा है तो कुछ मेडिसिन के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इन्फेक्शंस तो कम्प्लीटली क्योरेबल हैं, बट इसके अलावा चीज़ों में कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स हैं कि अगर आप बहुत लेट आते हो तो फिर शायद क्योर ना हो पाए, कंट्रोल ना हो पाए। सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैसे हम अपने लंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि इतना पोल्यूशन है बाहर, अब हम एयर तो चेंज नहीं कर सकते सर, सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते, पर अपने लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली देखिए आजकल का जो AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे सिटी में चलता है, खासकर मेट्रो सिटीज में, वो इन जनरल ही 200-250 का चलता रहता है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है हमेशा। तो जो हमारे लंग्स अगर सिंपल अगर अपने आप सेव करने हो तो हमें AQI चाहिए 10 का या 20 का या 40 तक का, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है। तो इसके लिए अब हमारे पास ऑप्शन जो बचता है, एक तो होता है बैरियर प्रोटेक्शन, जिसको हम कहते हैं मास्क लगाओ, बट वो फिजिबल नहीं है हर जगह कि आप हर जगह मास्क लगा के जाओ। बहुत से लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, बहुत से लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जहाँ हम मास्क लगा के नहीं कर सकते, अलग अलग प्रोफेशंस में। तो दूसरी चीज़ है कि हम क्या खाएं, ऐसी चीज डाइट एक तो हेल्दी है, हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी आप ऐसे 200-250 वाले AQI में रह रहे हो तो इनडायरेक्टली यू आर स्मोकिंग 4 to 5 सिगरेट्स पर डे, इवन बच्चों के साथ भी है। बिल्कुल।
तीसरी चीज ये है कि एक्सपोजर जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, अगर पॉसिबल है तो उसको चेंज करें। लाइक डाई इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनको आप चेंज करें। इन सब के अलावा कुछ आप आयुर्वेदिक चीज़ें हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा करो, जैसे कि तुलसी, हल्दी, ये सब जो हमारे पुराने नुस्खे हैं वो यूज़ करो। और सबसे बेहतर चीज़ लंग्स की एक्सरसाइजेस, योगा, जो प्राणायाम और जो भी इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस हैं उनको आप करो। तो एक्सरसाइज से एक तो लंग्स बहुत हमारे स्ट्रांग होते हैं, डाइट कंट्रोल करना है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर बचाना है, स्मोकिंग नहीं करनी। ये 3-4 चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो इवन 200-250 AQI में भी हम बेटर परफॉर्म करेंगे। ग्रेट सर, अब जानना चाहूंगी, आपने डाइट की बात की है, आपने फूड की बात की है, तो मैं आपसे वो फूड जानना चाहती हूँ सर जो हमारे लंग्स की क्वालिटी के लिए अच्छे रहे। देखिए, लंग्स के लिए स्पेसिफिक कोई ऐसा फूड नहीं बना है कि जो ये सिर्फ लंग्स के लिए इफेक्ट हो। हमारे लंग्स इज अ पार्ट ऑफ आवर होल बॉडी, तो जो भी हमारी बॉडी को सूट करने के लिए जो चीज़ें बताई गई, जैसे हम कहते हैं फ्रेश फ्रूट्स आप लो या फ्रेश फ्रूट का जूस लो, तो वो इन जनरल आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। इन जनरल इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो लंग्स अपने आप स्ट्रांग होंगे, एलर्जी बार बार जो है वो नहीं होगी। ऐसे ही फ्रेश फ्रूट के अलावा जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी है कोई हाई प्रोटीन डाइट जैसे लेते हैं। वेजिटेरियंस के लिए हाई प्रोटीन डाइट होती है कि सोयाबीन लिया, दाल लिया, अदर चीज़ें ली, पनीर लिया। नॉन वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन के लिए ज़्यादा स्कोप है, उनके लिए एग्स हैं, चिकन है। तो हाई प्रोटीन डाइट भी आपके मसल, लंग्स के मसल को इम्प्रूव करती है, स्ट्रॉन्ग करती है ये चीज़ें। सर क्या फूड अवॉइड करना चाहिए? कि तो आपने अच्छे वाले बताए कि चीजें जो नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि जो भी बाहर की चीजें जो केमिकल्स ज्यादातर उसमें रहते हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड, बाहर के जो भी जंक फूड हम खाते हैं, पिज्जा है, बर्गर है, ये सारी, इसको कम से कम आप रखें। ठीक है, बाहर की जितना भी हम घर का खाना खाएंगे, जितना भी हम फ्रेश चीजें लेंगे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो हमारे लंग्स के लिए ठीक रहेंगी। और इस सब के साथ साथ आप जो चीजें अवॉइड करनी है स्ट्रिक्ट है, वो है स्मोकिंग इन एनी फॉर्म। आजकल वेपिंग है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसको लोग लगता है ई सिगरेट है कि शायद बहुत सेफ है ये, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, दे आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। थोड़ा एक्सपोजर कम हो सकता है, बट मैं ये कहूँगा कि स्मोकिंग इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। सो आई थिंक आज का ये जो सेशन था बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि सर ने अभी लास्ट जो एक बात कही बहुत जरूरी कि ई सिगरेट्स, वेप्स, हमें लगता है कि आजकल हम बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं और इन सब चीजों में वो रिस्क नहीं है कि हमारे लंग्स को या हमारी जिंदगी को कोई भी खतरा हो। आई थिंक सर मैंने कहीं ये पढ़ा था कि हमारे लंग्स उसी दिन चेंज हो जाना शुरू हो जाते हैं जिस दिन से हम फर्स्ट स्मोक स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली, किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को समझें कि हमें अपनी डाइट अच्छी फॉलो करनी है। अगर कुछ चीजें जेनेटिक हैं, आपको पता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो प्लीज टाइम पे आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं अपनी फील्ड में और आपको पूरी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सो आई थिंक सर हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।